अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री चैट जीपीटी कोर्स के लेक्चर नंबर 19 में खुशामदीद। बगैर वक़्त ज़ाया किए हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अक़सात में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 से लेक्चर नंबर 13 तक हमने बेसिक प्रॉम्प्टिंग की जो टेक्निक्स थी वो कुछ पढ़ी थी कि मतलब हम किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स में जब फ़र्क लाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है पूरे जवाब पे। इसी तरह लेक्चर नंबर 14 से लेक्चर नंबर 16 तक हमने जवाब को कंट्रोल करना सीखा था कि किन तरीकों से हम जो चैट जीपीटी हमें जिस तरीके से जवाब देते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर किस नंबर 17 से और 17 और 18 उसमें हमने कस्टम इंस्ट्रक्शन एक बहुत ताकतवर चीज़ हमने पढ़ी थी कि जिसके ज़रिए हम अपना काम वो काम जो हमें मुसलसल बार-बार करना पड़ता है चैट जीपीटी या इस तरह एआई टूल्स के साथ, तो उसको हम कस्टम इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको पिछले उसमें कुछ पॉइंट्स सिखाए थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी से कस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए कैसे मदद ले सकते हैं, ठीक है? तो आज की किस्त में हमने इंशाल्लाह ये देखना है। अच्छा, ये लेक्चर जब आप देख लें और इसको सही तरीके से अगर आपने सीख लिया, तो आप क्या सीख चुके होंगे? एक तो आप अपने बनाए हुए कस्टम इंस्ट्रक्शंस जो आपको पिछले लेक्चर में याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया था कि आप खुद कस्टम इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे लिखनी है, ठीक है? उस प्रोसेस के ज़रिए जब आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, ठीक है? तो उस अपने बनाए हुए कस्टम इंस्ट्रक्शंस का आप तनकीदी जायज़ा किस तरह ले सकते हैं, ठीक है? ये हम देखेंगे कि ये क्यों फ़ायदेमंद होता है। तनकीदी जायज़ा यानी क्रिटिक हम करेंगे अपने लिखे हुए कस्टम इंस्ट्रक्शंस का। फिर उन्हें उन वो जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी होगी, उसको हम मज़ीद बेहतर बनाएँगे चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है? खुद हमने लिखा, लेकिन बेहतर किसके ज़रिए बनाएँगे? चैट जीपीटी की मदद से। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब बेहतर हो जाएगा तो पॉलिश्ड यानी बेहतर बनाया हुआ वर्ज़न जो है, वो हम तैयार करेंगे, ठीक है? और वो वर्ज़न क्या होगा, वो हम आसानी से चैट जीपीटी के कस्टमाइज़ विंडो में पेस्ट कर सकेंगे। कस्टमाइज़ विंडो किसको कहते हैं, वो मैं आपको एक मर्तबा दिखा देता हूँ। ये अगर आप चैट जीपीटी को मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि चैट जीपीटी में जब आप ये अगर मैं आपको थोड़ा इस तरह कर लूँ तो ये आप इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कस्टमाइज़ चैट जीपीटी आता है, ठीक है? तो यहाँ पर कस्टमाइज़ चैट जीपीटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ खाने आते हैं। इसको हमने फिल करना है, ठीक है? व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू? क्या मतलब चैट जीपीटी आपको किस चीज़ से मुखातिब करेगा? ये व्हाट डू यू डू? व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव? ये 4 खाने हैं। एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू। ये पिछले 2 अक़सात आप देख लें उसमें मैंने तफ़सील से ये बताए हुए हैं, ठीक है? आपको इधर सिर्फ़ दिखाना मकसूद था। अच्छा जी। अब हम देखते हैं 2 केसेज़ हम देखेंगे। एक पहला केस जो है वो हम इस किस्त में कवर करेंगे इंशाल्लाह क्योंकि ये मैंने तफ़सीली बनाया है। मैं जब जिस टाइम बना रहा था शुरू में मैं सोच रहा था कि दोनों केसेज़ को एक ही लेक्चर में डाल देता हूँ। लेकिन फिर जब मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि इसको बहुत तफ़सील के साथ तैयार करने की ज़रूरत है ताकि जो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनाना कि आप बस एआई पे मुकम्मल जो इन्हिसार करना शुरू हो जाए, वो चीज़ आपके साथ नहीं करनी। आपको मैंने चीज़ें सिखानी है ताकि आप एआई टूल्स को सिर्फ एज़ असिस्टेंट यूज़ कर लें, अपने आपके कॉन्सेप्ट्स भी ज़बरदस्त किस्म के बने और आप एआई टूल्स में अगर कोई तब्दीली वाक़या हो रही है, तो वो समझना भी आपके लिए आसान हो। तो इस वजह से ये वाले लेक्चर, ये केस नंबर 1 को मैंने बहुत खुल के आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैंने समझाना है, ताकि आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस को किस तरह हम चैट जीपीटी से रिफ़ाइन कर सकते हैं, बेहतर वर्ज़न उसका तैयार कर सकते हैं, वो तफ़सीली तौर से आप समझ जाएँ। तो केस नंबर 1 की तरफ हम देखते हैं। केस नंबर 1 क्या होगा कि जब कस्टम इंस्ट्रक्शन का ड्राफ्ट पहले से लिख लिया हो, मतलब आपने जो पिछले किस्त में मैंने आपको मेथड सिखाया था, वो नुकात आपने ज़हन में रखकर एक रफ़ ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपने मकसद के लिए एक कस्टम इंस्ट्रक्शंस का। अब जब वो तैयार हो गया, तो हमने 4 स्टेप का एक प्रोसेस है, ठीक है? जिसके ज़रिए उस 4 स्टेप प्रोसेस के ज़रिए हम जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस हमने तैयार किए होंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे चैट जीपीटी से मदद लेकर, ठीक है? अब अच्छे तरीके से हम रिफाइन करने का फ़ॉर्मूला है 4 स्टेप का। उस स्टेप में पहला नंबर 1 स्टेप नंबर 1 क्या होगा? जो हमने ड्राफ्ट ये इस पे अभी फ़िलहाल मैं आपको इस स्लाइड में ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे जाके इंशाल्लाह एक-एक स्टेप को तफ़सील से हम देखेंगे, ठीक है? तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो ड्राफ्ट हमने तैयार किया होगा ना मिसाल के तौर पे, वो हम पेस्ट करेंगे मतलब चैट जीपीटी को देंगे और चैट जीपीटी को हम रोल बताएँगे। रोल एक बहुत अहम तस्वर है और इसको हमने पिछले लेक्चर्स में तफ़सील से एक लेक्चर इस पे हमने दिया था कि रोल क्यों ज़रूरी है और उसका उसकी इफ़ादियत क्या होती है। तो वो जिस बंदे ने वो लेक्चर ना देखा हो, वो लेक्चर देख लें इंशाल्लाह फिर उसको इस लेक्चर की मज़ीद भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? हम जो स्टेप नंबर 1 से जो आउटपुट हमारे पास आएगा, उसको हम स्कोरिंग उसकी करेंगे। जिस तरह एक टीचर ग्रेडिंग करता है ना, उसी तरह चैट जीपीटी एक टीचर के तौर पे उसकी ग्रेडिंग करेगा, स्कोरिंग करेगा और उसकी उस पर तनकीद करेगा। मतलब उसपे क्रिटिक करेगा जो आउटपुट हमारे पास स्टेप नंबर 1 से आ चुका हो, ठीक है?
जैसे मसलन हर फ़ील्ड को 1 टू 10 यानी 1 से 10 में नंबर दो, रेट करो, रेटिंग दो और उसकी कमियाँ बताओ। ये हम आगे इंशाल्लाह देख लेते हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि हम चैट जीपीटी को जो स्टेप नंबर 2 से जो आउटपुट हमारे पास आया होगा ना, तो स्टेप नंबर 3 में हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि भई इस आउटपुट को अब तुम दोबारा लिखो। वो हम तफ़सील से इंशाल्लाह देख लेंगे। मुझे 2 वर्जन्स दो, एक फॉर्मल और एक फ्रेंडली। ये क्यों हम इस तरह करते हैं, हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि हम जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 से जो 2 जवाबात आए होंगे, हम उसको मिक्स करेंगे और फिर उसपे इटरेशन करेंगे ताकि उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें और सेकंड वर्ज़न को बेहतरीन हिस्से और मेरी अपनी राय मिला के फाइनल बनाऊँ। इस तरह का एक प्रॉम्प्ट हम तैयार करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर एक अहम सवाल आ सकता है जब हम इस तरह तफ़सील से अक्सर लोग कुछ लोग कमेंट में भी कर लेते हैं कि आप वैसे ही इतना कॉम्प्लेक्स बना के चैट जीपीटी के साथ गुफ्तगू करना इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो वो तो ख़ैर जो लोग रेगुलरली फ़ॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को और उन्होंने सारे लेक्चर्स तफ़सील से देखे होंगे, तो उनको आइडिया हुआ होगा कि प्रॉम्प्ट्स में जितनी टेक्निक्स अभी तक हमने कवर की है, तो हर टेक्निक की कितनी अफ़ादियत होती है और वो एक ख़ास केस में हमें कितना ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है। इसी तरह ये जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस को रिफाइन करने का एक पूरा तरीका है, 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, इस पे भी किसी बंदे के ज़हन में ये आ सकते हैं कि ये सब क्या ये सब करना ज़रूरी है? ठीक है? यानी हम सिर्फ़ इम्प्रूव माय ड्राफ्ट मतलब इस तरह के 2-3 जुमले कि मैं जो ड्राफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ उसको इम्प्रूव करो, ये भी हम लिख सकते हैं। और ये कहकर भी हम चैट जीपीटी से बेहतर वर्ज़न ले सकते हैं। अब इस किस्म की बात भी कोई कर सकता है कि भई इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या ज़रूरत है? तो यही सवाल मैंने इधर लिखा है ताकि आपको थोड़ा जवाब अब इसमें फ़ायदा हमें क्या होता है? एक तो हर एक पार्ट यानी जो फ़ील्ड है मैंने आपको दिखाया था कि कस्टमाइज़ चैट जीपीटी में 4 फ़ील्ड्स होती हैं, ठीक है? तो उसमें हर फ़ील्ड पे हमें फ़ीडबैक मिलता है, ठीक है? क्योंकि हम क्रिटिक लेते हैं चैट जीपीटी से स्टेप बाय स्टेप तो उसपे एक तो हमें फ़ीडबैक मिलता है और वो फ़ीडबैक हमें क्या करता है? वो हमें समझने में मदद करता है कि क्या बेहतर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई इंस्ट्रक्शंस बनाई, ठीक है? अब आप चैट जीपीटी को सीधा-सीधा दे देते हैं कि भई इसको इम्प्रूव करो। अब वो जो वर्ज़न देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने क्या इम्प्रूवमेंट इसमें की है, ठीक है? मतलब इसने जो इम्प्रूवमेंट किए क्यों किए, वजह क्या थी, मेरे वाले वर्ज़न में क्या कमज़ोरी थी, ठीक है? तो अगर तो हम ये प्रोसेस फ़ॉलो ना करें जो मैं आज आपको इस लेक्चर में सिखा रहा हूँ, तो इसमें फिर मसला यही होगा कि आप वही वो क्या कहते हैं एआई पे डिपेंड करने वाले बन जाएँगे। आपको खुद नहीं पता होगा कि भई एआई मेरी अगर इस तरीके से मदद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है? तो हमने ये सीखना है कि हम एआई से मदद लें, लेकिन हम एआई पे इस तरह डिपेंड ना हो जाए कि हमें पता ही ना चल रहा हो कि एआई कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है इस तरह। ठीक है? तो ये आपको समझने में मदद देगा कि अगर कुछ बेहतर हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, फिर दोबारा लिखवाने से आपको कंपैरिज़न यानी तकाबुल मिलता है। जब हम इसमें एक स्टेप में मैंने आपको देखा कि इसमें हम एक स्टेप में दोबारा लिखवाएँगे इसे, तो जब हम दोबारा लिखवाएँगे ना, तो एक तो पुराना वर्ज़न हमारे पास होगा एक और एक जो नया रिफ़ाइन हम करेंगे, तो हम उसका तकाबुल कर सकेंगे या 2 वर्ज़न जो हम स्टेप 3 में इससे लेंगे 2 वर्ज़न, उसका हम तकाबुल कर सकेंगे, भई किस वर्ज़न में क्या चीज़ मुख्तलिफ है और कौन-सी बात मेरे लिए ज़्यादा मुफ़ीद है। तो तकाबुल का एक वो हमारे पास अनसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है? और जब तकाबुल आपके पास मतलब ये तो एक आम नफ्सियात भी है कि जब आप बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार से आप सिर्फ़ एक ही दुकान है, तो आप उस दुकान के अगर चूँकि किसी के साथ कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते, तो आपको लामहला वही चीज़ लेनी होगी जो वो दुकानदार बेच रहा है। लेकिन अगर तो आपके पास मार्केट में 4-5 दुकानें हैं, ठीक है? और उन 4-5 दुकानों में आपके पास कंपैरिज़न यानी तकाबुल करने की सहूलत मौजूद हो, तो आप 4-5 में से जो बेहतरीन चीज़ होगी, हो सकता है किसी एक दुकान से आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाए, दूसरी दुकान से दूसरी चीज़ अच्छी मिल जाए। तो आपको एक अच्छी जो ओवरऑल आपका सौदा होगा ना, वो आपका नफ़ा बख्श होगा। यही चीज़ हम इधर भी करेंगे कि जब हम ये प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ वर्ज़न्स आएँगे, जिसका तकाबुल हमारे लिए करना आसान होगा। इसी तरह जब हम आइटरेशन करेंगे, आइटरेशन कर कहते हैं तकरार को मतलब हम बार-बार उसको रिफ़ाइन करेंगे, उससे हमारे पास फाइनल वर्ज़न अच्छी तरह कस्टमाइज़ होते हैं। कस्टमाइज़ मतलब हमारे ज़रूरियात के मुताबिक कस्टमाइज़ होते हैं। कोई जनरल जवाब एआई ने हमें नहीं दिया होगा, बल्कि जो फाइनल वर्ज़न हमारे पास आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमें मिल रहा है, ठीक है? और ये आपकी सोच और काम के मुताबिक होगा, जो फाइनल वर्ज़न आपको मिलेगा। और ये प्रोसेस डिटेल में है। ये जो हम प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, लाज़मी बात है ये डिटेल में है। मगर जो लोग चैट जीपीटी को लॉन्ग टर्म पार्टनर मतलब इससे काफ़ी अरसे तक इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट सुन के नहीं है, वो चाहते हैं कि यार चैट जीपीटी को मुस्तकिल तौर पे या इस तरह के जो दीगर एआई टूल्स हैं, उनको मुस्तकिल तौर पे अपने असिस्टेंट्स के लिए मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में यूज़ कर सके। तो इंशाल्लाह ये टेक्नीक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इससे जो आपको तसव्वुरात समझने में मदद मिलेगी, ना सिर्फ़ कस्टम इंस्ट्रक्शंस बल्कि दूसरे भी जो तरीके हमने सीखे थे, उसमें भी तसव्वुरात आपको मदद देंगे। ठीक है? तो इसका फ़ायदा उन लोगों के लिए बहुत है।
अच्छा, अब इस लेक्चर के लिए मैंने जो मिसाल आपको समझाने के लिए ली है, वो है एक रियल एस्टेट एजेंट की मिसाल हम ले रहे हैं। और एक रियल एस्टेट एजेंट की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है? हम पहले ये देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो अपने हिसाब से कस्टम इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाएगा। अलबत्ता ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये मैं सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट की यही ज़रूरियात हो। ये मैं सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ कि बिलफ़र्ज़ अगर उसकी ये ज़रूरियात होंगी, तो वो क्या होगा। जब दूसरा फ़ेज़ इस कोर्स का इंशाअल्लाह शुरू होगा ना, उसमें फिर रियल एस्टेट एजेंट किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ मैं मिलूँगा, उससे उसकी ज़रूरियात समझूँगा। फिर उस पे बाकायदा एक पूरा लेक्चर तैयार करूँगा कि रियल एस्टेट एजेंट किस तरह बाकायदा सही तरीके से चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ़ आपके समझने के लिए। तो अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट ये लेक्चर देख रहा हो और उसको लगे कि यार इसमें ये कोई बात मैंने अपनी तरफ से वैसे कह दी है, तो वो आप समझ जाएँ कि ये सिर्फ़ मैं एक मिसाल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक रियल एस्टेट एजेंट है, जो कि कराची में रहता है, ठीक है? और उसका काम क्या होता है कि क्लाइंट्स को वो प्लॉट प्लॉट दिलवाता है, ठीक है? अपार्टमेंट उनको बुक करके देता है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनकी मशवरे देता है, ठीक है? उनके बजट और लोकेशन तरजीहात के मुताबिक। अब उसके ज़हन में ये बात होती है कि भई मेरा क्लाइंट जो है उसका बजट कितना है और किस लोकेशन में उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सकती है, तो वो उस किस्म का मशवरा उनको देता है। अब इस किस्म का बंदा, इस किस्म का रियल एस्टेट एजेंट जो है वो चैट जीपीटी से क्या एक्सपेक्ट करता है? पहली बात तो ये कि वो मार्केटिंग कंटेंट उससे चाहता होगा, क्योंकि वो चाहता होगा कि भई एक तो मेरी एडवर्टाइज़मेंट हो, पब्लिसिटी हो। ज़ाहिर-सी बात है, आप दुकान खोल के सिर्फ़ बैठ जाए तो कुछ नहीं होता, आपने अपना इश्तिहार चलाना होता है। मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, उन पे लोगों को बताना होता है कि मैं क्या सर्विसेज़ दे रहा हूँ। तो एक तो जो पहली चीज़ उसको चाहिए होगी वो मार्केटिंग कंटेंट हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन यानी प्रॉपर्टी की जो तफ़सीलात होती है, फ्लायर्स जो बनाते हैं, जो इश्तिहार वगैरह होते हैं, उर्दू में और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में उसको चाहिए। क्लाइंट से बात करने में मदद उसको दरकार हो सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टी का कंपैरिज़न यानी तकाबुल करेगा कि भई फलाना प्लॉट कितने का है, फलाना प्लॉट कितने का है, इसमें क्या क्वालिटीज़ है, इसमें क्या क्वालिटीज़ है। तो इस तरह की एक कंपैरिज़न टेबल्स वगैरह इसको बनानी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये चाहता होगा कि चैट जीपीटी जो मुझे जवाबात देना उसमें लोकल टच शामिल हो। अ, इस पे भी हमने एक लेक्चर वगैरह तफ़सील से देखा था कि हम लोकल टच किस तरह शामिल कर सकते हैं। तो एक तो ये भी चाह रहा होगा कि लोकल टच इसमें शामिल हो। और दूसरा ये चाहता होगा कि वो जो जवाबात मुझे मिले, एक तो जल्दी मुझे मिले, ज़्यादा टाइम ना हो। वो तो ख़ैर अक्सरियत एआई टूल्स इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन मुख़्तसर जवाब भी हो ताकि क्लाइंट बोर ना हो और उसको टू द पॉइंट जवाब मिले। इस तरह वगैरह-वगैरह मुख़्तलिफ़ इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये अब मैं सिर्फ़ आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब इस किस्म का जो रियल एस्टेट एजेंट है, उसने जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया कस्टम इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको कहा था कस्टम इंस्ट्रक्शन में 4 खाने हैं, जो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है? इस लेक्चर के शुरू में भी दिखाए हैं। और तो वो उसमें अब पहली फ़ील्ड क्या थी कि व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू? कि मतलब चैट जीपीटी आपको किस नाम से बुलाए, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे इसने अपना वो चैट जीपीटी को कहा कि भई तुम मुझे मुन्ना भाई के नाम से पुकारो, ठीक है? अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसने क्या की कि अब दूसरे फ़ील्ड में लिखा होता है कि व्हाट डू यू डू? कि तुम करते क्या हो? ठीक है? अब उस फ़ील्ड में इसने वो कर दिया कि मैं कराची में रियल एस्टेट में काम करता हूँ। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि यहाँ पर जो काम आप करते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना होता है कि चैट जीपीटी जवाबात देते हुए वो चीज़ अपने ज़हन में रखी। तीसरे नंबर फ़ील्ड जो है, व्हाट ट्रेट्स शुड चैट जीपीटी हैव? यानी चैट जीपीटी की खुसूसियात, वो जब आपको जवाब दे रहा हो, तो उसको किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए? अब मिसाल के तौर पे ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इसने रफ़ली लिखा है कि बी प्रोफेशनल यानी जिस तरह प्रोफेशनल लोग होते हैं उस तरह से हो मेरी फ़ील्ड के मुताबिक, एंड हेल्पफुल और मददगार हो, आल्सो बी पोलाइट ये अच्छा ये मुझसे थोड़ी अंग्रेज़ी में आ गई है, मैं रोमन में शिफ्ट करना भूल गया था। बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ। आल्सो बी पोलाइट का मतलब है कि नरमी से जवाब दो, क्योंकि जब क्लाइंट के साथ आप बात करते हैं तो कोशिश आपकी ये होती है कि अगर तो आपको गुस्सा भी आ रहा हो ना, क्लाइंट के साथ आपने गुस्से में बात नहीं करनी होती, ठीक है? तो आपने वो गुस्सा पी के आपने जवाब देना होता है। तो इसलिए हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि आल्सो बी पोलाइट यानी नरमी से जवाब दो, एंड फास्ट और तेज़ी से जवाब दो, वो तो ख़ैर तेज़ होता ही है। एक्सप्लेन थिंग्स सिंपली अच्छा, चीज़ों को आसान करके समझाओ क्लाइंट्स के हिसाब से, ठीक है? तो ये हमने उसको एक ख़ासियत बताई। अच्छा, फिर फ़ील्ड नंबर 4 में इसने क्या लिखा? एनीथिंग एल्स चैटजीपीटी शुड नो अबाउट यू। अब ये भी हमने देखा था कि चौथी नंबर फ़ील्ड में ये होता है कि चैटजीपीटी को आपके बारे में और क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि अ, मतलब उसको जवाब देने में आसानी हो। तो अब इस फ़ील्ड में ये लिखा है कि मिसाल के तौर पे ये इस बंदे ने लिखा है कि मैं ज़्यादातर मकामी क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है? एक बात, अक्सर कराची में, अब इसने कराची का तज़किरा भी किया कि मैं कराची में होता हूँ, ठीक है? कभी लिस्टिंग्स लिखता हूँ, ये रियल एस्टेट वाले जानते होंगे लिस्टिंग क्या होता है, ठीक है? ठीक है, अच्छा कभी क्लाइंट्स के सवालात का जवाब देता हूँ, लहज़ा साफ़ और इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए, ठीक है? ये अब ये अपनी एक रिक्वायरमेंट बता रहे हैं।
वक़्त ज़ाया ना हो किसी का भी। ये अब इसने अपने ज़हन से वो पिछले लेक्चर देख के थोड़ा रफ-रफ मैंने कस्दन थोड़ा रफ बनाया है ताकि इसकी इम्प्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा पता चल सके इंशाल्लाह इस लेक्चर में, ठीक है? अब ये उसने एक चार्ट फ़ील्ड अपने ज़हन के हिसाब से बताया। अब हम ये जो रफ ड्राफ्ट है ना, ये पहला स्टेप था कि इसको हम उठाएँगे और पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको चैट जीपीटी को देंगे। अब हम 4 स्टेप प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे। 4 स्टेप प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्राफ्ट पेस्ट करो और रोल बताओ, ठीक है? अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये समझने की आपको ज़रूरत है कि स्टेप 1 का मकसद क्या है? मतलब हम क्यों ये स्टेप 1 फ़ॉलो कर रहे हैं? तो देखिए, कस्टम इंस्ट्रक्शंस का ड्राफ्ट जब हम चैट जीपीटी को देते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक एक्सपर्ट की तरह इसे इम्प्रूव करे, ठीक है? तो इस स्टेप में हम असल में उसको एक रोल दे रहे हैं कि एक्सपर्ट की तरह इसे इम्प्रूव करो। लेकिन अब सवाल ये है कि रोल बताना ज़रूरी क्यों है? ठीक है? रोल पे एक पूरा लेक्चर हो चुका है और काफ़ी तफ़सील से हमने दिखाया था कि जब हम रोल तब्दील करते हैं तो एक ही मकसद के जब हम रोल तब्दील करते हैं तो जवाबात किस तरह से मुख्तलिफ और उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। तो वो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर की मज़ीद भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, तो क्यों रोल बताना ज़रूरी है? एक तो चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट्स को समझने के लिए कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना यूज़ करता है। कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना असल में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आगे जितना हम जाएँगे ना, तो लेक्चर्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी, कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगी। अब जिस बंदे ने पिछले वाले लेक्चर्स ना देखे होंगे ना, तो उसको इन इस्तिलाहात को समझने में दुश्वारी होगी, वो फिर शायद लेक्चर पूरी तरह से ना समझ सके। अब ये कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना में 2 चीज़ें हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है पर्सोना और ये दोनों चीज़ें हम पीछे कवर कर चुके हैं काफ़ी तफ़सील से। कॉन्टेक्स्ट पे पूरा एक लेक्चर हो चुका है, पर्सोना पे पूरा एक लेक्चर हो चुका है। बहरहाल मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना वो होता है कि जब आप चैट जीपीटी के साथ बात कर रहे हो ना, तो आपने अगर उसको रोल ना भी बताया हो, तो वो आपके बात करने के अंदाज़ से समझ जाता है कि ये किस फ़ील्ड के से मुतल्लिक बात कर रहा है। लेकिन वो उसकी अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? वो आपकी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं होगी। हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो जिस तरह आप चाहते हो उस तरह ना हो, तो वो कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना यूज़ करता है। अब अगर आप सिर्फ़ ये लिखें कि ये इंस्ट्रक्शंस बेटर बना दो, ठीक है? मतलब आप कस्टम इंस्ट्रक्शन उसको दे दिए और उसको चैट जीपीटी को आप कहते हैं कि यार ये मैंने कस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखे इनको आप बेटर बना दो। इसमें मसला क्या होगा कि एआई अंदाज़े से काम करेगा, ठीक है? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्चुअल पर्सोना को फ़ॉलो करेगा। लेकिन रिज़ल्ट जो है ना वो जनरल होगा। उस अंदाज़े की वज़ह से जो रिज़ल्ट आएगा ना वो लाज़मी बात है वो जनरल होगा क्योंकि हमने स्पेसिफ़ाई करके उसको नहीं बताया। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कहें कि एक्ट एज़ अ प्रोफेशनल कॉपी एडिटर, ठीक है? ये हम इसको एक रोल दे रहे हैं। एक्ट एज़ अ मतलब तुम इस तरह से रोल प्ले करो कि तुम प्रोफेशनल कॉपी एडिटर हो। अब ये कॉपी एडिटर क्या होता है? ये हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। ये हम इसको एक रोल असाइन करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये उसी एंगल से अ, मतलब आपके जो मसला होगा उसको उस एंगल से देखा कि जिस तरह एक कॉपी एडिटर किसी इश्यू को देख सकता है। ये इसकी बेहतर समझ आपको तब आएगी जब आप रोल वाले लेक्चर को सही तरीके से समझ जाएँ। ठीक है? और उस एंगल से वो आपके साथ ज़ुबान इस्तेमाल करेगा इसको इम्प्रूव करने में। टोन उसकी चेंज उसी तरीके से करेगा जिस तरह एक प्रोफेशनल कॉपी एडिटर करेगा और रीडेबिलिटी यानी उसके पढ़ने को पॉलिश भी उस तरीके से करेगा जिस तरह एक प्रोफेशनल कॉपी एडिटर करता है। अब चूँकि यहाँ पर हम रोल इस्तेमाल करते हैं और मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ कि आप रोल लाज़मी इस्तेमाल करें कस्टम इंस्ट्रक्शंस को बेहतर करने में। तो इस वजह से हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ पर जो हम कॉपी एडिटर का रोल देते हैं, ये होता कौन है? असल में रियल लाइफ़ में जो एक प्रोफ़ेशनल कॉपी एडिटर होता है ना, उसका काम क्या होता है? एक तो जो भी चीज़ आप उसको देते हैं ना, उसकी लैंग्वेज और ग्रामर, वो ज़ुबान का और उस ज़ुबान के ग्रामर का एक्सपर्ट होता है, एक चीज़, ठीक है? दूसरी चीज़ वो टोन अ, अच्छा ये टोन जो है तो टोन पे भी हमने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है कि टोन से मुराद क्या होती है, ठीक है? तो टोन और सेंटेंस फ्लो यानी जुमले की तरतीब क्या है, उसको ये बेहतर बना सकता है। उस इसके पास ये स्किल होती है कि जब आप उसको कोई चीज़ देते हैं, तो वो अपने उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए आपके जो टोन है पूरी तहरीर का और उसका जो सेंटेंस फ्लो है जुमलों की तरतीब है, उसको बेहतर बनाता है। लॉन्ग सेंटेंसेस जो बड़े जुमले आपने लिखे होते हैं ग्रामर के रूल से नावाकिफ़ियत की वजह से क्योंकि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता ज़ुबान का। मिसाल के तौर पे अगर मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलता भी हूँ, इस्तेमाल भी करता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जब मुझे कोई इस तरह किसी फ़ॉर्म पे जाना होगा कि मुझे इंग्लिश एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, तो फिर मुझे किसी ऐसे बंदे से रुजू करना होगा जो इंग्लिश ज़ुबान का माहिर हो। इसी तरह उर्दू ज़ुबान का माहिर हो, अरबी ज़ुबान का माहिर हो, हर ज़ुबान के अपने माहिर होते हैं, ठीक है? तो वो लॉन्ग सेंटेंसेस को कंसाइज़ यानी मुख्तसर बना सकते हैं। अच्छा, जिन जुमलों में हमसे रिपिटिशंस हुई हो मतलब तकरार हुआ हो और या अनक्लियर लाइन्स हो, मतलब गैर वाज़ेह हो, मुबहम अल्फ़ाज़ हो।
उनको रिफाइन करने में भी उसको मलका हासिल होता है, मतलब वो इस चीज़ पे एक्सपर्ट होता है। और हर फील्ड का मकसद क्लियर करता है। उसको ये पता होता है कि भई अगर आपने कोई चीज़ लिखी है ना, तो आया वो किस कहाँ पर, अब मसलन आपने 20 लाइनें उसको दे दी, ठीक है? और उसने आपको 3-4 फ़ील्ड्स उसको फराहम कर दी कि यार ये 20 लाइन मैंने इस फ़ील्ड में जमा करने हैं। तो वो आपके उस जो मुसव्विदा आपने उसको दिया होता है, उसको रिफ़ाइन भी करेगा प्रोफ़ेशनल तरीके से, और उसको सही तरीके से कौन-सा सेंटेंस, कौन-सा जुमला किस फ़ील्ड में आएगा, वो भी सही तरीके से लिख सकता है। और ये एग्ज़ैक्टली वही काम है, जो हम इस मकसद के लिए चैट जीपीटी से इस स्टेप में चाह रहे हैं। इस वजह से, चूँकि हमारी ज़रूरत ये है, तो हम ये वाला रोल चैट जीपीटी को असाइन करेंगे। अच्छा जी, अब हम सैंपल प्रॉम्प्ट को देखते हैं, जो स्टेप नंबर 1 के लिए हम बनाएँगे। ठीक है? तो अब अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जितने ये प्रॉम्प्ट्स मैं आपको सिखाता हूँ ना, इसमें मेरा मकसूद आपको तरीका सिखाना होता है। आप मुझसे बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है? आप ये ना समझें कि जो चीज़ मैं जिस तरह प्रॉम्प्ट बस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आपने एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, नहीं, आपने समझना है। समझ के फिर आप मुझसे मज़ीद बेहतर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है? मैं तो इस तरह, इस वजह से कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तसव्वुरात समझ आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम ये सैंपल प्रॉम्प्ट है, हम देख लेते हैं। एक्ट एज़ प्रोफेशनल कॉपी एडिटर, ये वो रोल हो गया, ठीक है? कि प्रोफेशनल कॉपी एडिटर की तरह काम करो, जो कि क्लियर यानी वाज़ेह और एंगेजिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी खुली और साफ, जिसके ज़रिए एंगेज कर सकते हो आप इंस्ट्रक्शंस, वो लिख सकते हैं, लिखने में एक्सपर्ट हो, ठीक है? ये हमने उसको यहाँ से यहाँ तक ये वाला जुमला सारा रोल का हो गया। अच्छा जी, नीचे मेरा करंट ड्राफ्ट दिया गया है। अब फिर नीचे हम इसको एक करंट ड्राफ्ट भी देंगे, जो हमने तैयार किया होगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया सैंपल, ठीक है? जो मैं चैट जीपीटी के कस्टम इंस्ट्रक्शंस में यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? हर फ़ील्ड को, यानी जो 4 फ़ील्ड्स हमने फ़िल किए थे, उसको क्लैरिटी, यानी वज़ाहत के साथ क्लियर हो, कोई चीज़ मुबहम ना हो, टोन टोन भी उसकी ठीक करो, और कंसाइज़नेस, मतलब अगर गैर ज़रूरी लंबे जुमले हो तो उसको मुख्तसर करो, के लिहाज से बेहतर बनाओ। कोई नई मालूमात ऐड ना करो। अच्छा, यहाँ पर इस जुमले में हम असल में सिर्फ़ हमारी अपनी जो कस्टम इंस्ट्रक्शन हमने तैयार किए ना, उसको हम बेहतर बना रहे हैं। उसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर रहे, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। सिर्फ़ लिखा हुआ अच्छी तरह लिखो, ठीक है? जो चीज़ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसको अच्छी तरह लिखो। ये अब मैंने एक सैंपल प्रॉम्प्ट आपको बना के दिया। अब ये वो नीचे वो थे कि वही 4 जो मैंने आपको उधर दिखाए ना, ये वही सेम चीज़ है। अच्छा, अब ये 4 फ़ील्ड जब हम इसको देंगे, ये मैं आपको अभी डेमो दिखाता भी हूँ। इसमें एक प्रो टिप ये है कि यहाँ पर जो हमने रोल दिया है ना, ये इसको आप, अगर कोई बंदा तजुर्बा करना चाहते हैं, तो आप तजुर्बा करके भी देख लें कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। हम इसको अगर ये रोल दें, एक्ट एज़ अ मल्टीलिंगुअल कॉपी रीडर। मल्टीलिंगुअल कहते हैं वो बंदा जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलना जानता हो, मल्टीलिंगुअल उसको कहते हैं। यानी उसका अबूर मुख्तलिफ ज़ुबानों पे से, कि सिर्फ़ किसी एक ज़ुबान पे ना हो, ठीक है? तो अगर हम इसको मल्टीलिंगुअल कॉपी एडिटर, अब एक जुमला ये लफ्ज़ चेंज करने से इसका जो कॉपी एडिटर का रोल है ना, ये और भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, हू अंडरस्टैंड्स पाकिस्तानी रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये जिसको पाकिस्तानी रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट भी हम बता रहे हैं कि जो उस चीज़ से वाकिफ़ है। एंटोन एडजस्टमेंट फॉर क्लाइंट फेसिंग टेक्स्ट। ये बहरहाल इसकी ज़्यादा तफ़सील में मैं नहीं जाता, ये सिर्फ़ एक हिंट दिया है उन लोगों के लिए जो कि तजुर्बे करना चाहते हैं। तो आप ये वाला रोल भी ट्राई करें, इंशाल्लाह इससे और भी आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, अब हम डेमो देख लेते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको यहाँ से कॉपी करते हैं, और ये चैट जीपीटी में हम जाते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ठीक है? अच्छा, ये वही मैंने लिखा है, ये इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हैं। अच्छा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये थोड़ी-सी इसकी बस फ़ॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, व्हाट शुड चैटजीपीटी कॉल यू, ये वही वाले जो 4 फ़ील्ड्स हैं जो मैंने सैंपल रन किए थे तुम्हें। इसी तरह आपने भी लिख के इसको दे देना है, ये स्टेप नंबर 1 है। अब देखते हैं ये कैसे हमें जवाब देते हैं। अच्छा, ज़रूर ये रहा आपके ड्राफ्ट का बेहतर, ज़्यादा प्रोफ़ेशनल और क्लियर वर्ज़न। हर फ़ील्ड में टोन रिस्पेक्टफुल, कंसाइज़ और एंगेजिंग बनाया गया है, बिना किसी नई मालूमात के। अच्छा, व्हाट शुड चैटजीपीटी कॉल यू, नाम उसी तरह रखा है, मुन्ना भाई। व्हाट डू यू डू, मैं कराची में रियल एस्टेट के फ़ील्ड में काम करता हूँ, ठीक है। व्हाट ट्रेट शुड चैटजीपीटी है, प्रोफ़ेशनल, मददगार और शाइस्ता हो। ये देखिए, ये अब इसने जुमले किस तरह अच्छी तरीके से लिखे। तेज़ी से जवाब दे और बात को आसान तरीके से समझाए, ठीक है। एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू। अब इसमें क्या किया, मैं ज़्यादातर कराची के मकामी क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। कभी लिस्टिंग्स लिखता हूँ,
कभी क्लाइंट्स के सवालात का जवाब देता हूँ। लहज़ा हमेशा साफ, इज़्ज़त देने वाला और वक़्त बचाने वाला होना चाहिए। ये अब इसने जो ड्राफ्ट हमने इसको दिया था ना, उसको इसने सिर्फ़ पॉलिश करके हमें दे दिया और उस तरह से पॉलिश की जिस तरह कॉपी एडिटर, प्रोफ़ेशनल कॉपी एडिटर जिस तरह पॉलिश करके दे सकते हैं, उस तरह आपको इसने पॉलिश करके दे दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक स्टेप जो है वो हो गया। अब स्टेप 2 क्या होगा? ये स्कोर और तनकीद करेंगे हम, ठीक है? ये जो स्टेप 1 में हमें अब इस स्टेप का स्टेप 2 का इनपुट क्या होगा? स्टेप 1 का रिफाइंड ड्राफ्ट, जो स्टेप 1 में हमें रिफाइंड जवाब चैटजीपीटी ने दिया ना, वो हम उठाएँगे और वो हम देंगे किसको? स्टेप 2 को, ठीक है? इस स्टेप की इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब ये स्टेप हम क्यों करते हैं स्टेप 2 इसमें स्कोरिंग और तनकीद करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है? एक तो जो तनकीद लेने का फ़ायदा ये है ना कि आपको हर फ़ील्ड यानी जो नेम है, नाम हम बताते, रोल अपना बताते, ट्रेड्स, ख़ुसूसियात उसको बताते, एक्स्ट्रा इन्फो वाली फ़ील्ड है, उनकी स्ट्रेंथ्स यानी उन उस हर फ़ील्ड की कितनी ताकत है, कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है और वीकनेसेस और जो मैंने लिखा हुआ है, उसमें कमज़ोरियाँ क्या थी? क्योंकि जब देखिए अ, जब टीचर स्टूडेंट के वो चेक करता है तो वो बाकायदा निशानदेही करते हैं ना कि भई ये यहाँ पर आपके मार्क्स कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम क्यों है, इसकी वजह ये है। इससे स्टूडेंट जो है वो सीखता है। तो ये काम हम स्टेप नंबर 2 में चैटजीपीटी से लेते हैं। चैटजीपीटी आपको बताता है कि कौन-सी लाइन कन्फ्यूज़िंग है, कौन-सी वेग है वगैरह यानी मुबहम है, ठीक है? अच्छा और तीसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आप बेहतर डिसीज़न्स ले सकते हैं अगले स्टेप में, ठीक है? तीसरा स्टेप जो आएगा उसमें हम रीराइटिंग करेंगे, तो उसमें आप चूँकि यहाँ पर आपको समझ आ चुकी होती है कि भई क्या कमियाँ हैं, का क्या खूबियाँ हैं, तो वो उससे आपको सीखने में मदद मिलता है और आप मज़ीद बेहतर उसको बना सकते हैं। अच्छा इसके लिए जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको मिसाल के लिए लिखा है ना वो ये है, ये भी मैं मसलन आपको समझा रहा हूँ। स्टेप 2 में हम इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, हर फ़ील्ड अ, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट में उसको फ़ील्ड्स दे रहा हूँ, जो चैटजीपीटी के फ़ील्ड्स है वो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट शुड चैटजीपीटी कॉल यू? व्हाट डू यू डू? व्हाट ट्रेट शुड चैटजीपीटी हैव? एनीथिंग एल्स चैटजीपीटी शुड नो अबाउट यू? ये वो 4 फ़ील्ड्स हैं, जो मैंने आपको बताए थे और इनका उर्दू तर्जुमा मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ हम इसको बता रहे हैं, वो 1 से 10 तक स्कोर करो, ठीक है? यानी 1 से 10 तक इनकी नंबरिंग करो हर फ़ील्ड की, ठीक है? फिर हर एक के लिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी छोटी-सी वज़ाहत हर एक के को दो कि स्कोर लो यानी कम या हाई क्यों मिला, ठीक है? वजह भी बताओ। सिर्फ़ ये नहीं करना कि सिर्फ़ स्कोरिंग करनी है, बल्कि वजह भी बतानी है तुमने। और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब इम्प्रूवमेंट भी बताओ कि भई इसमें मेरे कॉन्टेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। वीकनेसेस यानी कमज़ोरियाँ और कन्फ्यूज़न हाइलाइट करो। अगर कोई जुमले मुबहम हैं, उनको हाइलाइट करो और साथ सजेशंस यानी मशवरा भी दो कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और क्यों? मतलब इम्प्रूवमेंट क्यों कौन-सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्यों तुम मशवरा दे रहे हो कि इस तरह करो और ऐसा करना बेहतर होगा, ठीक है? अब ये प्रॉम्प्ट हमने तैयार किया स्टेप नंबर 2 के लिए, अब हम इसका डेमो देख लेते हैं, ठीक है? ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं नया चैट जीपीटी खोलता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये मैंने कॉपी किया, ठीक है? इसके सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पर कॉलम डाल के अब यहाँ पर नीचे मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 1 का इनपुट जो है ना, वो यहाँ का सॉरी स्टेप नंबर 1 का आउटपुट जो है मतलब जो स्टेप नंबर 1 में जवाब हमें मिल रहा होगा, वो हम स्टेप नंबर 2 में इनपुट यूज़ करेंगे। तो ये देखिए स्टेप नंबर 1 में हमने इसको ये रफ ड्राफ्ट दिया था और इससे फिर हमने कॉपी रेटर वाला काम किया था। तो अब ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? ये हमने कॉपी किया यहाँ तक, ठीक है? ये नीचे आ जाए थोड़ा-सा। यहाँ तक हमने कॉपी किया। ये वाला नहीं करना क्योंकि ये अगर आप चाहें तो इसमें कैजुअल या फ्रेंडली ये तो चैट जीपीटी हमसे बात कर रहे हैं ना। जो चीज़ उसने हमने हमें एज़ अ जवाब दिया है सिर्फ़ वो वाला कॉपी करना है। ये यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया। अब ये इसको हम देते हैं स्टेप नंबर 2 को, ठीक है? ये देखिए स्टेप नंबर 1 का इनपुट हमने आउटपुट हमने स्टेप नंबर 2 को एज़ इनपुट दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमें कह रहा है कि यहाँ हर फ़ील्ड को 1 से 10 तक स्कोर दिया गया है। साथ में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी छोटी-सी वज़ाहत है, वीकनेसेस है, कमज़ोरियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, वो जो इब्हाम होगा वो बताएँगे और इम्प्रूवमेंट सजेशन भी है। अच्छा नंबर 1 व्हाट शुड चैटजीपीटी कॉल यू? अब इसका स्कोर क्या है? इसने 10 में से 7 नंबर हमें दिए। अब हम देखते हैं कि क्यों इसने हमें 7 अब ये साथ हमें एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, ठीक है? कि ये क्यों इसने हमें 7 में से 10 में से 7 नंबर दिए हैं, ठीक है? तो एक तो ये कह रहा है कि मुन्ना भाई एक पहचान है जो कैजुअल या थोड़ी फ़िल्मी फ़ील देता है, ठीक है? तो ये मैंने ऐसे ही अज़राए-मज़ाह ऐड किया है। अच्छा जी, एंगेजिंग और याद रहने वाला है, ठीक है? और आपको मतलब अगर कोई इस तरह फ़िल्मी डायलॉग में बात करना पसंद करता है, तो उसको मज़ा भी आएगा कि यार ये मुझे मुन्ना भाई के तौर पे मुख़ातिब कर रहा है। लेकिन अगर आपका काम रियल एस्टेट में है और क्लाइंट फेसिंग हो, तो ये नाम हर सिचुएशन में प्रोफेशनल नहीं लगे। अच्छा देखिए ये अब मशवरा भी दे रहे हैं।
कि अगर तो आपका काम रियल एस्टेट में है ना, तो ये प्रोफ़ेशनल नाम नहीं है। मतलब वैसे नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन प्रोफ़ेशनली आप अपना ये नाम ना रखिए। ख़ासकर जब बात सीरियस बिज़नेस कम्युनिकेशन की हो, तो ये आपको यहाँ पर बाकायदा बता अच्छा वीकनेस क्या है? प्रोफ़ेशनल सेटिंग में मुन्ना भाई इनफ़ॉर्मल लगता है, यानी रस्मी नहीं है, गैर रस्मी है, ठीक है? हो सकता है कुछ क्लाइंट्स इसे लाइटली लें या मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कुछ क्लाइंट्स मतलब हो सकता है पता नहीं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन के पास हम आए या क्या इस तरह गलतफ़हमियाँ हो सकती है, ठीक है? तो ये अब इस हमें वीकनेसेस बता रहे हैं। अच्छा फिर मशवरा भी दे रहे हैं क्योंकि हमने इसको कहा था मशवरा दो। आप मुन्ना भाई रियल एस्टेट एजेंट जैसे हाइब्रिड नेम यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड से मुराद ये है कि मतलब एक 2 नामों को मिला के कैजुअल प्लस प्रोफेशनल बैलेंस के लिए, ठीक है? तो मतलब मुन्ना भाई आपका वो कैजुअल नाम हो गया और ये प्रोफेशनल बैलेंस के लिए रियल एस्टेट एजेंट ब्रैकेट में आपने लिख दिया। बहरहाल ये इतना ये पहला नाम वाला खाना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा अब दूसरे में जाते हैं, व्हाट डू यू डू? स्कोर इसका कितना दिए 8 में से 10 में से 8 नंबर दिए। क्यों? एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि आप रियल एस्टेट में हैं और लोकेशन भी स्पेसिफाइड है यानी कराची। ये देखिए इसने इस चीज़ को सराहा है कि हमने एक लोकेशन भी डाली है क्योंकि ऐसे कॉन्टेक्स्ट मिलता है। जो अच्छा कॉन्टेक्स्ट देता है, अच्छा बता भी दिया। सिंपल और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? अच्छा इसमें लेकिन फिर भी इसमें कमज़ोरी है, क्या कमज़ोरी है? काम का स्कोप और नेचर ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं है। मतलब हमने बताया तो है लेकिन सरसरी सा बताया, ठीक है? स्कोप क्या है? मतलब और ज़्यादा तफ़सील या उसकी जो काम की नोइयत है वो हमने ज़्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं की। मसलन रेज़िडेंशियल या कमर्शियल यानी रिहायशी इलाकों में आप रियल एस्टेट का काम करते हैं या कमर्शियल इलाकों में। ये देखिए अब मुझे तो पता भी नहीं है कि रियल एस्टेट वाले किस तरह काम करते हैं, लेकिन जब हम चैट जीपीटी से मदद ले रहे हैं, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर रहा है और हमें ताउन कर रहा है। तो ये जब रियल एस्टेट एजेंट खुद ये काम करेगा, तो उसको कितनी मदद इससे मिलेगी और आइडियाज़ उसको मिलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये भी नहीं पता चलता कि आप एजेंट हैं, ब्रोकर हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, आपने ये तो लिखा है कि रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि आप ब्रोकर हैं या किसी कंपनी में काम अब ये देखिए ये भी एक वीकनेस इसने अब ये रेलेवेंट है या नहीं, ये तो रियल एस्टेट एजेंट वाले ही बेहतर बता सकते हैं। मशवरा भी दे रहे हैं। थोड़ा और डिटेल ऐड करें, जैसे मैं कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन एरियाज़ में रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का काम करता हूँ। बाइंग, सेलिंग और रेंटल सर्विसेज़ देता हूँ। ये देखिए इतने कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने हमें वो बना के दी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए, इस चूँकि इसको भी नहीं पता कि हम असल काम क्या करते हैं, तो इसने सिर्फ़ अंदाज़तन आपको बताया कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब चूँकि हमने कराची का नाम यूज़ किया था, तो देखिए कराची से मुतल्लिका किस तरह इसने हमें बताया कि डिफेंस और क्लिफ्टन, हालाँकि चैट जीपीटी को डिफेंस और क्लिफ्टन का क्या पता है? लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमने बताई, तो उसने वाज़ेह करके दे तो अब हो सकता है कि जो जवाब ये आपको दे, मशवरा दे रहा हो तो एग्ज़ैक्ट आप उसको कॉपी पेस्ट कर के ही आपका काम हो सकता है। लेकिन जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा हो तो ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने लिखना किस तरह है। तो ये देख अब यहाँ पर हमें आइडिया हो रहा है कि हमने इस अंदाज़ में लिखना है, ठीक है? इससे चैट जीपीटी ज़्यादा एक्यूरेटली असिस्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्टिंग बनाते वक़्त टोन और डिटेल्स बेहतर होंगी। तो ये इसने एक इम्प्रूवमेंट सजेशन हमें दे दी और हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? अच्छा, स्टेप नंबर 3 में इसने 9 नंबर दिए हमें 10 नंबर में से। व्हाट ट्रेड्स शुड चैटजीपीटी एक्सप्लेनेशन ट्रेड्स बिल्कुल रेलेवेंट यानी मुतल्लिक है और प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल भी है ठीक है, मददगार यानी और शाइस्ता भी है, तेज़ी से जवाब देना, आसान ज़ुबान, हर ट्रेड का मतलब हर ख़ासियत का रियल वर्ल्ड इस्तेमाल है रियल एस्टेट कम्युनिकेशन रियल एस्टेट में जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसमें इन सारे खसूसियात जो हमने चैटजीपीटी को बताई है वो सारे रेलेवेंट हैं। अलबत्ता इसमें भी वीकनेस इसने बताई है, थोड़ा वेग है, प्रोफ़ेशनल और मददगार। अब इसने कहा कि ये 2 अल्फ़ाज़ आपने इस्तेमाल तो किए, ये कीवर्ड प्रोफ़ेशनल और मददगार, लेकिन ये मुबहम है, इनका मतलब हर शख़्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखिए अब कितनी ज़बरदस्त बात इसने की है कि ये हर बंदे क्योंकि अब डॉक्टर के हिसाब से प्रोफ़ेशनल और मददगार करना अलग चीज़ मायने रखता है। एजेंट के ज़रिए अलग चीज़, ड्राइवर से आप कहते हैं, ड्राइवर का अलग माना होता है, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल देना है इसको और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मशवरा क्या दे रहे हैं कि स्पेसिफ़िक बनाएँ, जैसे प्रोफ़ेशनल यानी ग्रामर और टोन हर वक़्त फ़ॉर्मल हो, ठीक है? हर वक़्त आपका टोन फ़ॉर्मल हो जैसे एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट का। ये देखिए अब इसने एक टर्मिनोलॉजी भी ऐड कर ली कि एक ट्रस्टेड यानी वो बंदा जिस पे लोग एतमाद करते हैं। ट्रस्टेड कंसल्टेंट का जिस तरह टोन और प्रोफ़ेशनल रवैया होता है वो तुमने फ़ॉलो करना है। मददगार का मतलब है कि सवालों का सीधा और प्रैक्टिकल जवाब दिया जाए, ठीक है? अब ये थोड़ी इसने और वज़ाहत कर दी। तो हम इसको भी कॉपी करेंगे। अच्छा ये स्टेप नंबर 4 में इसने नंबर दिए हैं 10 में से 10। ये क्या कह रहे हैं कि ये फ़ील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है, कराची बेस्ड क्लाइंट्स का। आपके काम की टाइप भी है, यानी कि आप लिस्टिंग्स देते हैं, क्लाइंट की क्वेरीज़ करते हैं और टोन की एक्सपेक्टेशंस भी यानी साफ़ हो, इज़्ज़तदार हो, वक़्त बचाने वाला हो। ये चैट जीपीटी को एक रियलिस्टिक और यूज़फुल बाउंड्री सेट करता है। अलबत्ता इसमें क्या कमज़ोरी है, माइनर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मतलब थोड़ी-सी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर यूज़ केस, एग्ज़ाम्पल और क्लियर तरीके से मेंशन किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सऐप मैसेजेज़
लिखने हैं, 8 कॉपी बनानी है या फ़ॉलो अप ईमेल्स करने हैं। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रियल एस्टेट वालों के काम होंगे। मशवरा इसने क्या दिया है, बेहतर बनाने के लिए कुछ सिंपल टास्क या प्रेफर्ड फॉर्मेट्स भी दी जा सकती है, जैसे लिस्टिंग 3 लाइन्स की होनी चाहिए, ठीक है? अब ये देखिए हमने इस पे बाकायदा एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था कि आउटपुट कैसे हो सकते हैं। अब हमने चैटजीपीटी को ये नहीं बताया, लेकिन चैटजीपीटी हमें खुद बता रहा है कि इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कि लिस्टिंग 3 लाइन की होनी चाहिए, अब हम आउटपुट को कंट्रोल करें और हर में एरिया हो, उसकी प्राइस और कॉन्टेक्ट हो, ये अब हम उसको चैटजीपीटी को बाकायदा गाइड कर रहे हैं। जब क्लाइंट सवाल पूछे तो पहले समझ और फिर डिटेल है, समरी टेबल। ये इसने फिर समरी टेबल बना के दिया। अब इस डिटेल को बस छोड़िए। ये मैं सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हैं ना, तो ये आपके कस्टम इंस्ट्रक्शंस को बड़े ज़बरदस्त तरीके क्योंकि देखिए, ये चीज़ याद रखें कस्टम इंस्ट्रक्शंस एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत ज़बरदस्त फीचर है। लेकिन इसको आप तभी इससे सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से लिखने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी ज़रूरत के ऐन मुताबिक। तो हमने पहले इससे पिछले लेक्चर में देखा कि उसमें क्या उसूल फ़ॉलो करने चाहिए। उन उसूलों को फ़ॉलो करते हुए आप जो रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, अब इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो फाइनल वर्ज़न हमारे पास आए वो ज़बरदस्त तरीके का हो, ठीक है? अच्छा जी, अब ये स्टेप नंबर 2 आपका हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि हम दोबारा लिखवाने का कहना, ठीक है? अब इस स्टेप नंबर 3 का इनपुट क्या होगा? वो वर्ज़न हमने अब इसको एज़ इनपुट देना है जो स्टेप नंबर 2 देखिए स्टेप नंबर 2 में इनपुट क्या था? स्टेप नंबर 1 से जो आउटपुट आया था ना, जो उसका जवाब था, वो हमने स्टेप नंबर 2 को दिया और फिर उसको कहा कि को स्कोरिंग करो। स्टेप नंबर 3 में इनपुट होगा जो उसने हमें मशवरे दिए होंगे ना, तो वो और उसमें अगर हमने कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली, ठीक है? तो वो हम इसको देंगे। स्टेप 1 का आउटपुट रिफाइंड ड्राफ्ट बाय चैटजीपीटी और स्टेप 2 में जो एआई ने हमें स्कोर या वीकनेसेस बताए हैं, उनको देखकर अगर हमने अपने ड्राफ्ट में कुछ एडिटिंग की क्योंकि आपको मैंने कहा कि कुछ मशवरे हम एज़ इट इज़ लेंगे, कुछ मशवरों से हमें सिर्फ़ आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, तो वो लाज़मी बात है फिर हमने खुद लिखनी होगी। तो हम जब उसको कर लेंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएँगे, दोनों ड्राफ्ट जो है ना वो उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। तो अब वो जो कंबाइंड ड्राफ्ट होगा ना वो हम इसको एज़ अ इनपुट देंगे। इस स्टेप का मकसद क्या है? स्टेप नंबर 3 का। एक तो आपको 2 अलग स्टाइल में रीराइट्स मिलते हैं, ठीक है? मतलब हम इस 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको सिम्प्लिसिटी के लिए 2 स्टाइल फ़ॉलो करूँगा कि आपको 2 अलग स्टाइल में रीराइट्स मिल जाएँगे। ये आपको कंपेयर करने का मौका देता है, चूँकि हम यहाँ पर फिलहाल सिर्फ़ 2 स्टाइल्स फॉर्मल और फ्रेंडली टोन में इसको कहेंगे कि हमें दोनों लिख के दो, अभी जो रीराइट करेंगे। आप 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो उन सारे टोन्स को कंपेयर करने का आपको मौका मिलेगा और फिर कौन-सा ज़्यादा रीडेबल है, मतलब कौन-सा ज़्यादा जो है ना वो आपके मकसद के लिए दुरुस्त भी है और आप उसको समझ भी रहे हैं। कौन-सा आपके क्लाइंट्स या काम के स्टाइल से मैच करता है, ठीक है? अब लाज़मी बात है चैटजीपीटी जो आपको चीज़ बता रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम के तो आपने उसको समझ के अपने काम के मुताबिक बनाना है, ठीक है? और फिर अ, मतलब उससे ये हो जाएगा कि जो आपके क्लाइंट के काम के स्टाइल वगैरह से मैच करते हैं तो आप उसको चुन लेंगे। हर वर्ज़न एक नए एंगल से सोचने का चांस देते हैं, चूँकि यहाँ पर हम मुख्तलिफ वर्ज़न्स इससे लिखवाएँगे फिलहाल मैं सिम्प्लिसिटी के लिए सिर्फ़ 2 वर्ज़न लिखवाऊँगा, ठीक है? तो वो हमें मुख्तलिफ एंगल से जैसे अब फ़नी में अगर हम लिखवाएँगे तो फ़नी टोन से सॉरी फ़नी कह रहा हूँ फ्रेंडली यानी दोस्ताना अंदाज़ में जब ये लिखवाएगा ना तो हमें उस एंगल से देखने का मौका मिलेगा और अगर फ़ॉर्मल अंदाज़ में हमें लिख के देगा तो उससे एक और एंगल से रस्मी तौर से हमें देखने का मौका अच्छा जी, अब इसके लिए हमने प्रॉम्प्ट क्या किए, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा अपडेट किया हुआ कस्टम इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट है। अब तुम मुझे इस ड्राफ्ट के 2 अलग वर्जन्स लिख कर दो, यहाँ पर आप 2 से ज़ायद भी कर सकते हैं, ठीक है? एक फॉर्मल टोन में यानी रस्मी जो टोन है उसमें टोन का मैंने आपको कहा था कि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है जो हम पहले कवर कर चुके थे। और एक फ्रेंडली टोन में, एक फॉर्मल यानी रस्मी और एक दोस्ताना ताल्लुक में। दोनों का टोन रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? एक कराची बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट के लिए, ये यहाँ पर हम बता रहे हैं अपना कॉन्टेक्स्ट कि मैं कराची बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट हूँ। जो लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और फिर यहाँ पर हम इसके बाद योर अपडेटेड ड्राफ्ट जो आपका अपडेटेड ड्राफ्ट होगा ना स्टेप 2 के बाद जो आउटपुट हमारा वो यहाँ पर हम इनपुट करेंगे। अब इसका हम डेमो देख लेते हैं, ठीक है? ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये चैट जीपीटी को मैंने नया खोला, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर चूँकि हमने वो पेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या पेस्ट करना है स्टेप 2 का जो आउटपुट होगा, ठीक है? तो स्टेप 2 का आउटपुट क्या है कि इसने हमें सजेशन दिया कि एक तो नाम आप रखो मुन्ना भाई, ठीक है? ये हम यहाँ पर वो कर लेते हैं। ये सेकंड नंबर वाले के लिए भी हम इसका वाला कॉपी कर लेते थे कि मैं कराची के डिफेंस ये। तो
ये तो मैंने आपको कहा कि वैसे सिर्फ आपको समझाना, इसमें आपने फिर अपने तरीके से एडिटिंग करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसने ये आपको लिख के दिया हो तो आप ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? फिर थर्ड वाला भी इधर से हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये स्टेप 3 में आप देखिए इसने कुछ मशवरा दिया था कि इसको स्पेसिफिक बनाएँ ना, प्रोफेशनल यानी ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये पिछला वाला है ना, स्टेप नंबर 2 का आउटपुट। तो ये आउटपुट आया था हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर हम अगर इसको पेस्ट करें, प्रोफेशनल, मददगार और शाइस्ता हो, ठीक है? तो अब ये क्या करे, प्रोफेशनल यानी ग्रामर और टोन हर वक़्त फॉर्मल हो जैसे एक तरह से, तो यहाँ से ये कॉपी करके हम इधर डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मददगार का मतलब है कि सवालों का सीधा और प्रैक्टिकल जवाब दिया जाए। बल्कि ये अगर हम इधर ना भी डालें, यहाँ पर इधर देखिए, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तरफ हम जाते हैं, ठीक है? ये चौथी फ़ील्ड हो गई, यहाँ पर हम ले आते हैं। अच्छा जी, ये फ़ील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है और माइनर इम्प्रूवमेंट का इन्होंने कहा, तो ये भी चौथी फ़ील्ड जो है ना, वो हम इधर से ही कॉपी कर लेते हैं, जो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इसने नहीं बताई। अलबत्ता इसने कुछ सजेशन दिए, तो मिसाल के तौर पे आप ये सजेशन भी शामिल करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से कॉपी कर लें। लिस्टिंग 3 लाइन्स होनी चाहिए और हर एरिया में प्राइस और कॉन्टैक्ट हो, ठीक है? और ये वाला, ठीक है? अब ये मैंने इसको दे दिया कि ये मेरा अपडेटेड वो जो 2 वाला का वो है। अब इसका मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा अपडेट का कसम है, फॉर्मल टोन और फ्रेंडली टोन 2 टोन्स में तुम मुझे रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब वर्जन्स दे दो, ठीक है? अब हम देखते हैं। अच्छा जी, ये अब इसने हमें 2 टोन्स दे दिए, ठीक है? फॉर्मल टोन में यही चारों फ़ील्ड्स जो है ना, वो फॉर्मल टोन में भी लिख के दे दिए, और यही जो है ना, ये फ्रेंडली टोन में भी। अब आप इधर से देख के 2 वर्जन्स मतलब इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? कि मतलब फॉर्मल में किस तरह इसने हमें लिख के दिए, और फ्रेंडली में। इसकी तफ़सील में फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा, सिर्फ़ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? इस तरह और भी मुख्तलिफ टोन्स में आप लिखवा सकते हैं, तो आपको इससे थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है? फिर आप इसको एज़ अ कंपैरिज़न यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने इससे रीराइटिंग करवा ली, ठीक है? अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि हम इसको मिक्स एंड आइट्रेट करेंगे। अब इसका इनपुट क्या होगा? स्टेप 3 के दोनों वर्जन्स जो आपने सेलेक्ट किए हो, ठीक है? अब इसका इनपुट जो स्टेप 3 में 2 वर्जन हो, 3 वर्जन हो, 4 वर्जन हो, या तो वो सारे उठा के और लेकिन बेहतर ये होगा कि आप सारे ना उठाएँ, क्योंकि इससे आपको पता है कि प्रॉम्प्ट बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप उसमें से खुद कुछ हर लाइन, जो-जो लाइन आपको पसंद हो वो आप उठा के उससे एक मिक्सचर बनाएँ, ठीक है? और आपके अपने कमेंट्स, उसके साथ अगर कोई कमेंट्स आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उससे देखिए, ये जिस प्रोसेस से मैं आपको गुज़ारा हूँ ना, इसमें हर स्टेप पे आपको नई-नई चीज़ें अंदाज़ा होती जाएगी। ओह! अच्छा, इसमें तो मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ चीज़ें आपके ज़हन में नहीं भी होती, वो फिर भी आपके ज़हन में आ जाती है, ठीक है? तो इस वजह से ये स्टेप्स बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो इस वजह से आपके खुद भी अपने ज़हन में कमेंट्स और तरजीहात आ रही होंगी, तो वो आप साथ-साथ उसमें हर फ़ील्ड में लिखते जाएँ, ठीक है? या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों वर्जन्स का बेहतरीन पार्ट्स और मेरी इन प्रेफ़रेंसेस को, मतलब आपने अगर एज़ इट इज़ दोनों वर्जन उठाए, वो साथ अपने प्रेफ़रेंसेस, तरजीहात लिख ली, मज़ीद जो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलती गई। उन सबको आप कह रहे हैं कि इन सब को मिला के एक फाइनल वर्ज़न बनाओ, ठीक है? अब ये स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो हम कह रहे हैं कि मिक्स करो, ठीक है? ये बस फाइनल स्टेप है, ठीक है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर वर्ज़न में कुछ अच्छा होता है, ठीक है? मिक्सिंग हेल्प्स यू क्रिएट अ परफेक्ट फिट, मतलब हर वर्ज़न में जो 2 वर्ज़न्स होंगे ना, उसमें किसी में 2-3 लाइन्स अच्छे होंगे, दूसरे में 1-2 लाइन्स अच्छे होंगे। तो आपके पास ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएँगे, तो आप दोनों में से अच्छे-अच्छे चुन लेंगे, ठीक है? खुद खुद चुन के इसको दे सकते हैं कि भई इसको मज़ीद रिफ़ाइन करो, या इसको ही दे के इसको कहें कि भई इन दोनों में से मेरे काम के मुताबिक बेहतरीन चीज़ें उठाओ, ठीक है? और अपनी प्रेफ़रेंसेस भी। और आपके पर्सनल फीडबैक को इंक्लूड करता है, क्योंकि आपने साथ कमेंट्स और प्रेफ़रेंसेस लेके होते हैं, तो वो पर्सनल फीडबैक भी इंक्लूड हो जाता है। तो इससे फाइनल वर्ज़न जो है, जो आपके मुताबिक होगा, वो कस्टमाइज़ होके आ जाएगा। और ये स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, स्टेप 4, तो ये आपको ओनरशिप का एहसास देते हैं। ओनरशिप से मुराद ये है कि आपकी फाइनल इंस्ट्रक्शन आपकी सोच से निकली है, ना कि सिर्फ एआई। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है, और इस पे रिसर्च भी अभी एक शाया हुई है कि चैट जीपीटी या इस तरह के एआई टूल्स जो है ना, वो हमारे दिमागों को मुतासिर कर रहे हैं, और नेगेटिवली मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीखना छोड़ दिया है, और हम सब कुछ इस पे करना शुरू कर देंगे। अ, मैंने भी वो रिसर्च पढ़ी है। मेरा ये समझना है कि अगर हम एआई टूल्स को सही दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम
सब कुछ बगैर कुछ सीखे और बस चाहते हैं कि भाई हर चीज़ ये ए टू ज़ेड सब कुछ ये करे बगैर हमें समझ आए कि ये क्यों इस तरह कर रहा है। अगर तो हमें समझ आ रही है ना कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, ये क्या चीज़ गलत दे रहा है, क्या चीज़ गलत नहीं दे रहा, ठीक है? क्या इसमें सही है, क्या सही नहीं है, किस तरह इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अगर हम हमें ये सब कुछ आता है तो इसका मतलब ये है कि हम एआई से मदद ले रहे हैं लेकिन इसमें हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एआई टूल्स हमें नुकसान नहीं पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर तो आप लकीर के फ़कीर बन के बस कहेंगे कि भई ये करो, ये करो, ये करो, आपको नहीं पता कि ये क्यों इस तरह कर रहा है, ये क्यों क्या चीज़ हम इसमें चेंज करके इससे जवाब किस तरह का ले सकते हैं, तो फिर आपको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो इस वजह से ये जो 4 स्टेप्स हैं ना, इसमें सबसे अहम एहसास जो आपको होगा ना, वो ये होगा कि भई जो कस्टम इंस्ट्रक्शंस चैट जीपीटी के ज़रिए मैंने रिफाइन किए, लेकिन रिफाइन किसने किए? हमने किए, ठीक है? तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगी कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब एआई टूल्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर एआई टूल्स ना भी हो, फिर भी मुझे ये चीज़ आते हैं, लेकिन एआई टूल्स को मैं सिर्फ़ एज़ अ असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमने करना है कि हमने एआई टूल्स से मदद लेनी है, असिस्टेंस इससे लेनी है, अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है, लेकिन अ, ये नहीं करना कि हम लकीर के फ़कीर बन जाएँ। अच्छा, अब इसके लिए हम प्रॉम्प्ट क्या बनाएँगे? अ, यहाँ पर अगर आप देखें, ये 2 वर्ज़न मुझे मिले थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप इनको 2 वर्ज़न दें, वर्ज़न 1 फॉर्मल जो पिछले में देखा ये पार्ट मुझे अच्छा लगा। वो जो वर्ज़न 1 से आपने कुछ जुमले पिक किए, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वर्ज़न 2 का ये पार्ट अच्छा लगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और मेरी अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को भी शामिल करो। यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, वो लिख लेंगे। अब इन सबको मिलाकर एक फाइनल कस्टम इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट बनाऊँ, जो कंसाइज़ हो और मेरा काम आसान बनाए, ठीक है? अब ये जब आप कर लेंगे तो आपका वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इसका डेमो मेरे ज़हन में था कि मैं आपको करवाऊँगा लेकिन चूँकि लेक्चर बहुत लंबा तवील हो रहा है और मेरे ख़्याल में इंशाल्लाह आपको तसव्वुर समझ आ गया होगा जो स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन किया ना, बस इस चीज़ को आपने फ़ॉलो करना है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुझसे बेहतर तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊँ। अच्छा, ये 4 स्टेप्स आपने फ़ॉलो कर लिए, तो इसके बाद क्या करना है, एक तो आपको वो जो मैंने 4 फ़ील्ड्स दिखाए थे ना, तो यहाँ से फिर जो फाइनल वर्ज़न आपके पास आएगा, इससे कॉपी करके उस उन चारों फ़ील्ड्स में आपने पेस्ट कर देना है, कस्टम इंस्ट्रक्शंस को सेव कर देना है। आप नया चैट शुरू करेंगे, तो आप जो चैट जीपीटी होगा, वो आपके लिए कस्टमाइज़ हो चुका होगा, ठीक है? लेकिन जब आप फाइनल वर्ज़न बनाकर कस्टम इंस्ट्रक्शन में पेस्ट कर भी दें और काम शुरू कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक मर्तबा इस तरह करने से बस आपके हर काम हो जाएँगे, नहीं। ऑन द गो मतलब जब आप चैट जीपीटी से मदद ले रहे होंगे ना, तो आपको नई-नई चीज़ें याद आएँगी कि यार इसमें तो ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए, इसमें ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस तरह वो मकौल है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप गुफ्तगू करेंगे, उतनी चीज़ें आपको मज़ीद आती जाएगी, ठीक है? तो आपको नई चीज़ें याद आएँगी। उस वक़्त आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपने नई चीज़ें कस्टम इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड करनी हो, ठीक है? पहला ऑप्शन ये है कि अगर चेंजेज़ ज़्यादा हो, कुछ ऐसी चेंजेज़ आपके ज़हन में आ गई कि अ मतलब वो बहुत ज़्यादा है। जो आपने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया मतलब जो आपने पहले कस्टम इंस्ट्रक्शन उस तकरीबन सबको चेंज करना है। फिर आप 4 ये जो 4 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको इस लेक्चर में बताया वो पूरे का पूरा दोबारा फ़ॉलो करें, ठीक है? और अगर सिर्फ़ थोड़ा-सा ट्वीक करना है मतलब कुछ चेंजेज़ हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है कि पूरे के पूरे कस्टम इंस्ट्रक्शन को सिर्फ़ कुछ जुमले आपने ऐड करने हैं, कुछ काम आपने ऐड करवाने हैं। तो सिर्फ़ स्टेप नंबर 4 जो है, स्टेप नंबर 4 में हमने देखा ना कि आपने सिर्फ़ उसको वो वर्ज़न दे देना है जो आपने फाइनल किया है और अपने जो कमेंट्स जो आपने उसमें ऐड कराने हैं वो आपने दे देने हैं कि इसको मिक्स करो और उसको रिवाइज़ करो, ठीक है? अलबत्ता ये चीज़ याद रहे, ये ज़हन में रहे कि जब आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस न्यू चैट में अप्लाई करते हैं कस्टम इंस्ट्रक्शन जो है ना वो न्यू चैट में हमेशा अप्लाई होती है। तो अगर आपने पुराने कस्टम इंस्ट्रक्शंस के साथ एक चैट कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी, दरमियान में आपको कुछ याद आ जाता है कि यार ये चीज़ भी ऐड करनी है। अब आप जाके कस्टम इंस्ट्रक्शन को रिफाइन कर लेते और फिर सेव कर लेते। तो आप जब वापस आएँगे ना तो ये पुराना जो चैट आपने खोला होगा ना, पुराने कस्टम इंस्ट्रक्शन के साथ, इस पे वही पुराने वाले कस्टम इंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे, वो नए वाले इसमें अपडेट नहीं हुए। तो नए के लिए आपने नया चैट फिर स्टार्ट करना है। यही आज का लेक्चर था। आप कोशिश कर लें कि आपको होमवर्क में मैं ये दे रहा हूँ जिन लोगों को सीखने का शौक है, कि पहले तो खुद से कस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखने की कोशिश करें, ठीक है? जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो तरीका बताया था, सोचने पे आप वक़्त लगाएँ, इससे आपको सीखने में मदद मिलेगा। अपने हिसाब से सोचें, किस काम के लिए आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद जो इस लेक्चर में सीखा है, उन 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप उन कस्टम इंस्ट्रक्शन को जो आपने लिखे, उनको रिफाइन करें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह इससे आपको ये दोनों लेक्चर जो है, ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ जाएँगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोक्रेटिक प्रॉम्प्टिंग एक टेक्नीक है जो लेक्चर नंबर 12 में हमने कवर की थी।
उसका इस्तेमाल हम ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस में कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा ये कस्टम इंस्ट्रक्शंस वाला सेक्शन जो है, ये कवर हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि ये बहुत अहम तस्वुर है, तो इसको मैं जितने तफ़सील से आपको समझा सकता हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ। बाकी ये वही रिवायती बात है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, आपको लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इससे यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और कमेंट में भी ज़रूर बताएँ कि कैसा ल लगा आपको लेक्चर। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप जॉइन करें, टेलीग्राम का भी है, वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा कमेंट सेक्शन में, और उसमें भी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।